तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके रीट के एग्जाम के लिए सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। देखिए, मैंने डेवलपमेंट के बारे में आप सभी को बता रखा है कि विकास क्या होता है, क्रम से होता है, एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस होता है। क्योंकि सबसे पहले जो बच्चा होता है बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, उसके बाद कहीं जाकर के चलना और दौड़ना सीखता है ना। तो विकास क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस होता है, यानी क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। ठीक है, बट यहाँ पर देखा है क्रमबद्ध नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। विकास अव्यवस्थित होता है। मैंने क्या बोला, विकास व्यवस्थित तरीके से होता है ना। तभी तो बच्चा सबसे पहले बैठना सीख रहा है, फिर खड़ा होना सीख रहा है, फिर चलना सीख रहा है, फिर दौड़ना सीख रहा है। तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो विकास की प्रक्रिया ये माँ के गर्भ से शुरू होती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक निरंतर चलता रहता है। यानी विकास क्या, निरंतर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। देखिए, ये बात पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। जो हमारे विकासात्मक प्रतिमान होते हैं, यानी जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं या फिर जितने भी हमारे अंदर चेंज होते हैं, वो किस कारण से होते हैं, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंतर्गत ही आपका सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं, बट यहाँ पर दे रखा है कि प्रभावित नहीं करते, तो ये बात भी आपकी हो जाएगी गलत। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है, संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। देखिए, मैंने आप सभी को जीन प्याजे की यहाँ पर स्टेज बताई हुई है, जिसको कि आप सभी को मैंने SPCF के थ्रू याद करने को बोला है। ठीक है, SPCF का मतलब क्या है, यहाँ पर एस से क्या हो गया, आपका सेंसरी मोटर स्टेज हो गया। जीन प्याजे की पहली स्टेज हो गई। इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, जन्म से लेकर के 2 साल। ठीक है, बाकी जो दूसरी स्टेज है उसका नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। और थर्ड वाली स्टेज क्या है, C से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है वो 6 से लेकर के 11 साल या फिर 7 से लेकर के 11 साल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वाली स्टेज क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है जीन प्याजे की स्टेज का एक सही क्रम है। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि जीन प्याजे की स्टेज का एक सही क्रम बताइए। तो पहले नंबर पे होगा सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, फिर उसके बाद में फॉर्मल। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे, है ना। अब देखिए, क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि जो जीन प्याजे की अवस्था है उसमें से किस अवस्था में बच्चा जो है वस्तुओं को, ठीक है, लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधार पर वर्गीकृत कर पाते हैं या फिर व्यवस्थित कर पाते हैं। ठीक है, तो वो बच्चा कौन से स्टेज में करता है, प्याजे की थर्ड स्टेज में, 6 से लेकर के जब 12 साल तक का होता है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर 7 ही कर लीजिए। ठीक है, 7 से लेकर के जब 12 साल तक का होता है तब बच्चा क्या कर पाते हैं, जैसे कि अगर आप उसके सामने अमरूद रख दें या फिर सेब रख दें तो उसको अलग अलग कर पाएगा, व्यवस्थित कर पाएगा। ठीक है, या फिर एक सीक्वेंस में बच्चे जो है लगा पाते हैं कि छोटा है बड़ा है ना, आरोही अवरोही क्रम में। तो वो कौन से स्टेज में कर पाते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही होगी, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करता है। इस स्टेज का नाम क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी जितनी चीज़ें मूर्त होंगी। मूर्त का मतलब क्या, जिस चीज़ को बच्चा टच कर सकता है, फील कर सकता है, ठीक है, उसी के बारे में बच्चा थिंकिंग कर पाएगा, सोच पाएगा। ठीक है, और अमूर्त जो चीज़ें होती हैं, यानी जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट नहीं होते, उपस्थित नहीं होते, बच्चा उन चीज़ों के बारे में थिंकिंग नहीं कर पाता है। वो कब कर पाता है, जब प्याजे की लास्ट स्टेज में आता है, यानी कि 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं, यानी कि 4th स्टेज में तो होगा ही नहीं। यहाँ पर कौन से स्टेज में, आपका 3rd स्टेज में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ें बच्चा कर लेता है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, CCS आप याद रखेंगे। ठीक है, जब भी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की बात हो, कंजर्वेशन संरक्षण की बात हो, या फिर सिक्वेंस व्यवस्थित करने की बात हो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि प्याजे की 3rd स्टेज। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका लेव वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक, ठीक है, निजी वार्ता या फिर इसी को आप प्राइवेट स्पीच के नाम से जानते हैं, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो लेव वाइगोस्की हैं, जिन्होंने कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, क्वेश्चन क्या बनता है कि लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो सोशियो कल्चरल थ्योरी या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। ये 3 चीज़ों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, जो बच्चा होता है
ठीक है, अपने समाज से सबसे ज़्यादा चीज़ों को सीखता है, कल्चर संस्कृति से चीज़ों को सीखता है। इन्होंने कल्चरल टूल की बात की, यानी जो संस्कृति होती है बच्चे की, उसके सीखने में एक उपकरण, एक टूल की तरह काम करती है। इन्होंने लैंग्वेज को भी एक टूल की तरह माना हुआ है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि जो लेव वाइगोस्की हैं, बच्चे के सीखने में सबसे ज़्यादा किसको इंपॉर्टेंट मानते हैं? तो समाज को मानते हैं, संस्कृति को मानते हैं, साथ ही साथ लैंग्वेज को मानते हैं, भाषा को मानते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, SCL। ठीक है, जब भी लेव वाइगोस्की का नाम आए आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? SCL, यानी कि समाज, कल्चर और लैंग्वेज की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्राइवेट वॉक, ये भाषा की बात करते हैं तो भाषा में भी ये 3 प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, पहला ये क्या कहते हैं कि जो सोशियो स्पीच होती है, यानी कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो समाज से इंटरेक्ट करता है, समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो ये आपकी पहली स्पीच होगी सोशियो स्पीच। दूसरी स्पीच क्या क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। इसे हम लोग निजी वार्ता या फिर जो है व्यक्तिगत वाक से नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत वाक का मतलब क्या हो गया? इसमें बच्चा खुद से बातचीत करता है, जैसे कि आपने भी कभी कभी खुद से बातचीत की होगी, है ना, कि अरे यार ये गलती मेरे से कैसे होगी, मैंने ये काम क्यों कर दिया है ना, या फिर मेरे से कहाँ मिस्टेक हो गई, ये काम मुझे ऐसे नहीं इस तरीके से करना चाहिए था, है ना। तो यही क्या है? प्राइवेट स्पीच है। जब बच्चा खुद से जोर जोर से बाहर बोल बोल कर बात करता है खुद से, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है? प्राइवेट स्पीच होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है साइलेंट इनर स्पीच, है ना। तो SPI के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, साइलेंट इनर स्पीच में क्या होता है? बच्चा बाहर चीज़ों को व्यक्त नहीं करता है। जो प्राइवेट स्पीच होती है ना, इसमें बाहर जोर जोर से बोल बोल कर व्यक्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब आपके सामने कोई है ना, है, ठीक है, आपके सामने कोई व्यक्ति है या फिर आपके दोस्त ही हैं, है ना, तो वहाँ पर आप बोल नहीं पाते, आप क्या करते हैं? साइलेंट इनर स्पीच करते हैं, यानी बात तो कर रहे हैं खुद से लेकिन मन ही मन में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? आपका साइलेंट इनर स्पीच हो गया। ठीक है, और जो ये प्राइवेट स्पीच होती है ना, ये क्या करती है? बच्चे को उसकी सोच को डायरेक्शन देने में हेल्प करती है। यानी कि बच्चा अपनी सोच को क्या करता है? खुद से बातचीत करके एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा देता है, अपनी सोच को विनियमित करता है। ठीक है, और यहाँ पर वही दे रखा है कि बच्चों की सोच विनियमित करने में मदद करता है, यानी कि उसको एक सही डायरेक्शन देने में हेल्प करता है। ये बात कहते हैं आपकी लेव वाइगोस्की। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है? नहीं, उसकी सोच में हेल्प करता है, उसको सोचने में, उसको एक सही डायरेक्शन देने में। ठीक है, बच्चे की आत्मकेंद्रियता दर्शाता है। देखिए, जब बच्चा खुद से बातचीत कर रहा है जोर जोर से बोल बोल कर, तो लेव वाइगोस्की उसको कहेंगे प्राइवेट स्पीच। लेकिन जो जीन पियाजे वो क्या कहेंगे? आत्मकेंद्रियता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे यहाँ पर दे दे कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राइवेट स्पीच, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन पूछ दे कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जब बच्चा खुद से बातचीत कर रहा है तो वो क्या होगा? तो वो आत्मकेंद्रियता होगा। ठीक है, बाकी जो लेव वाइगोस्की वो तो इसको प्राइवेट स्पीच कहेंगे। ठीक है, बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है? नहीं, घटता नहीं है, ये आपका चुनौतीपूर्ण कार्य देने में बढ़ता है। ठीक है, मतलब बच्चा और भी चीज़ों के बारे में सोचेगा, थिंकिंग करेगा, खुद से बातचीत करेगा। ठीक है, तो उसको नई नई चीज़ें पता चलती चली जाती हैं। आगे देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? उपयुक्त इनाम देकर, सजा देकर, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, उन्हें ब्लैक बोर्ड के सारे उत्तर नकल करवा कर। देखिए, जब भी लेव वाइगोस्की की बात है ना, तो ये कभी भी इनाम या फिर सजा की बात करेंगे ही नहीं। तो 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही हट जाए। या फिर जीन पियाजे की बात है तो ये भी आपके इनाम और सजा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों का संबंध किससे? आपके रचनावाद से, कंस्ट्रक्टिविज्म से। और जो कंस्ट्रक्टिविज्म में जो रचनावाद है वो इनाम या फिर पुरस्कार बच्चे को देने की बात नहीं करता है। ठीक है, मात्रा की, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कैसे। ठीक है, जो लेव वाइगोस्की वो स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी हेल्प, है ना। यानी कि जब कोई बच्चा किसी भी स्किल्स को सीख रहा है या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, अगर वो क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बच्चे को बता दीजिए। नहीं, ये काम आपको नहीं करना है। आप उसको सिर्फ एक हल्का सा हिंट दीजिए, इशारे दीजिए, ताकि बच्चा उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करे। ठीक है, इसी को कहा जाता है टेम्परेरी हेल्प, यानी कि कुछ समय के लिए सहायता प्रदान करना, थोड़ी सी सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बात कौन करते हैं? आपके लेव वाइगोस्की करते हैं। तो क्वेश्चन बनता क्या है कि स्कैफोल्डिंग की बात कौन करते हैं? तो लेव वाइगोस्की करते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी हेल्प, बच्चे को अस्थायी मदद प्रदान करना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी नकल वगैरह की भी बात नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में? देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, जिन्होंने कि मोरल डेवलपमेंट का जो है सिद्धांत दिया, नैतिक विकास की
थ्योरी दी। क्वेश्चन क्या बनता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग किससे संबंधित है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने नैतिक विकास के बारे में बताया। इन्होंने नैतिक विकास के 3 चरण दिए, ठीक है, सॉरी 3 लेवल बताएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 लेवल बताएं और 6 चरण बताएं, 6 स्टेज बताए इन्होंने, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के देती हूँ। तो 3 लेवल, पहला लेवल क्या है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, जिसमें कि आपकी 2 स्टेज हो गई है ना। उसके बाद में जो सेकंड वाला लेवल है उसका नाम क्या है कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, ये हो गया आपका प्री कन्वेंशनल लेवल और ये हो गया आपका कन्वेंशनल लेवल और इसमें भी आपके 2 स्टेज इन्होंने बताया, ठीक है। फिर थर्ड वाला क्या है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, इसमें भी इन्होंने 2 स्टेज बताई, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 6 स्टेज हो गए और 3 लेवल हो गए, है ना। अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है, पूजा जो है अपनी दोस्त से कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी, ठीक है। अब देखिए जो पूजा है ना, वो किस वजह से कक्षा के नियमों का पालन कर रही है, टीचर के डर की वजह से, है ना। वो क्या कह रही है कि अगर हम कक्षा के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जो शिक्षिका है वो हमें बाहर खेलने के अवसर नहीं देगी, ठीक है। यानी कि डर, शिक्षिका के डर की वजह से जो है वो कक्षा के नियमों का पालन कर रही है। तो ये कौन सी स्टेज में, पहली स्टेज में, ठीक है। जो पहला आपका लेवल था ना कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, उसी में जो पहला आपका स्टेज हो जाएगा वो होता है दंड एवं आज्ञा पालन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो बच्चा होता है वो दंड की वजह से आज्ञा का पालन करता है, ठीक है, डर की वजह से नैतिकता का पालन करता है। उसके अंदर नैतिकता होती नहीं, बहुत ही छोटा बच्चा होता है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके अंदर नैतिकता भी होती नहीं है, बट वो नैतिकता को फॉलो जरूर करता है डर की वजह से। जैसे कि अगर घर में भी कोई मिठाई वगैरह रखी हुई है तो बच्चे उसको नहीं टच करते हैं, है ना। क्यों नहीं टच करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको डरा करके रखते हैं कि अगर मतलब उन्हें इसको हाथ भी लगाया तो बहुत पिटाई करेंगे जब तक मेहमान इसे खाकर चले ना जाए, है ना। तो बच्चे के अंदर नैतिकता तो है नहीं, बट वो पालन जरूर कर रहा है नैतिकता का, है ना, नैतिकता को प्रदर्शित जरूर कर रहा है। या फिर कई बार पेरेंट्स जो है उसको प्रणाम नमस्ते करने के लिए कहते हैं, है ना, तो बच्चा वहाँ पर करता है, ठीक है, भले ही उसका मन ना हो। तो यहाँ पर बच्चा जो है डर की वजह से करता है नैतिकता का पालन, है ना। तो ये आपका पहली अवस्था होती है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ये आपका होता है थर्ड वाला स्टेज, ठीक है, और कन्वेंशनल लेवल होता है। तो ये आपका नहीं होगा। अधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ये आपका फोर्थ वाला होता है स्टेज, ठीक है। सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, ये आपका 6 वाला स्टेज होता है। हालांकि जो लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी है अलग से मैं आप सभी को एक मैराथन क्लास लूँगी, उसमें कंप्लीट थ्योरी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करूँगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बना हुआ है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है ना, बुद्धि को स्थायी या फिर स्थिर मानते ही नहीं है। इन्होंने बुद्धि के विभिन्न आयाम बताए हुए हैं। ये क्या कहते हैं हार्वर्ड गार्डनर कि बुद्धि क्या होती है, कई प्रकार की होती है ना। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया है, बहु बुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। बुद्धिमत्ता को पोषित, परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। यानी जो हमारी बुद्धि है उसको हम क्या कर सकते हैं, परिपोषित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, है ना। तो ये बात तो आपकी सही है। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि पूछा कौन सा कथन सही है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अभी तो कई प्रकार की होती है। अभी मैंने आप लोग साथ में बताया कि ये बहुबुद्धि की बात करते हैं। बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की होती है, और उन्होंने टोटल 8 प्रकार आपको बता रखे हैं। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से संबंध नहीं किया जा सकता, ये भी बात सही है, ठीक है। इन्होंने इसीलिए कई आयाम बताए हुए हैं बुद्धि के, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। देखिए ये बात पूरी तरीके से गलत है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इसमें टीचर की कोई भूमिका नहीं है, है ना। जो टीचर होता है वो भी एक्टिव होता है, जो स्टूडेंट होता है वो भी आपका यहाँ पर एक्टिव होता है, दोनों ही एक्टिव होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बच्चा एक्टिव नहीं है या फिर टीचर एक्टिव नहीं है, दोनों ही एक्टिव है। बट यहाँ पर एजुकेशन किस तरीके से दी जाती है, बच्चों को ध्यान में रख करके दिया जाता है, ठीक है। बच्चों को केंद्र में रख करके दिया जाता है, जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। इसलिए जो है नाम है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। यानी कि बच्चों को केंद्र में रख करके सभी गतिविधियां कराना। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, नहीं, दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, ठीक है। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है, शिक्षिका निष्क्रिय होती है, ये भी गलत। शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की क्या होती है, सक्रिय भूमिका होती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कहती है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ओके।
अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, पाठ्यपुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, पाठ्यपुस्तकों को रटकर याद करना। देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 है ना, वो किसकी बात करती है? पाठ्यचर्या में लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है पाठ्यचर्या में चेंज भी करना है। ऐसा नहीं कि पाठ्यचर्या बिल्कुल फिक्स है, जो लिखा है सिर्फ हम वही पढ़ा दें, है ना। जो बच्चे के आसपास के एग्जाम्पल है आप उसका यूज कीजिए। अगर बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो अलग मेथड का यूज करके पढ़ाइए, ठीक है। तो पाठ्यचर्या कैसे होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज भी होनी चाहिए, ठीक है। मानकीकरण का मतलब क्या होता है? बिल्कुल फिक्स्ड कर देना, तो ये गलत हो जाएगा। पाठ्यपुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, यानी कि हम पाठ्यपुस्तकों को बिल्कुल अलग ही संदर्भ में पढ़ा रहे हैं, ये आपको नहीं करना है ना। पाठ्यपुस्तकों को रटकर याद करना, ये भी नहीं कराना है, ठीक है। ये तो आपकी NEP कहती ही नहीं है ना, रोड मेमोराइजेशन की बात करती ही नहीं है NEP, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी देखते हैं आज का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना। देखिए जो मूल्यांकन बच्चे का किया जाता है ना, वो इसलिए किया जाता है ताकि बच्चा कितना सीख पाया है ना, कहाँ पर उसके सीखने में कमी रह गई है ना, इसलिए बच्चे का इवैल्यूएशन कहता है। ये पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है कि बच्चा जो है क्या नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, यानी कि दूसरे बच्चों से बच्चे का कंपेयर करना नहीं, इसके लिए नहीं किया जाता है। बच्चे का खुद से कंपेयर करना, ठीक है, कि बच्चे के पहले नंबर कितने आ रहे थे या फिर अभी नंबर कितने आ रहे थे, क्या कमी रहेगी उसके सीखने में, कहाँ पर दिक्कत आ रही है उसको, ठीक है। तो बच्चे से ही बच्चे का कंपेयर करना है ना, दूसरे बच्चों के साथ में उसका कंपेयर नहीं करना है, ये गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। मानक वर्ग के बच्चों की लेबलिंग करना, लेबलिंग तो करना ही नहीं है कि ये प्रथम वर्ग के बच्चे हैं, द्वितीय वर्ग के बच्चे हैं, ये पढ़ने में बहुत तेज बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना, बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन जो किया जाता है बच्चे का, जो इवैल्यूएशन किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि बच्चे किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, कहाँ पर उसके सीखने में कमी है ना, कौन से टीचिंग मेथड का यूज करना सही रहेगा, इन सभी चीज़ों के लिए जो है बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? 325 और 486 को जमा करो, ठीक है। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? शोषण की परिभाषा कीजिए। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। अब देखिए अगर मैं समालोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में सोचता है, ठीक है, यानी कि अनेक आंसर देता है एक ही क्वेश्चन के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 325 और 486 को जमा करो तो इसमें सिर्फ आप एक ही आंसर बता पाएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो इसमें सिर्फ एक ही आंसर आप बता पाएंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। शोषण को परिभाषित कीजिए, तो शोषण की सीधे सीधे आप डेफिनेशन बता देंगे, है ना, अपना दिमाग तो यहाँ पर लगाना ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए, ठीक है, जहाँ पर विभिन्न उपाय की बात हो, ठीक है, विभिन्न कारणों की बात हो, है ना, बच्चा अनेक आंसर दे पाए, वो क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन आपके क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब एक सही एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस किए। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, ठीक है, इसको कि हम लोग कल देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही। बाकी एक कंप्लीट मैराथन क्लास मैं आप सभी के लिए यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट के जो है कमेंट आए हुए थे ये कंप्लीट मैराथन क्लास कराई, इसमें कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो अगर आप अपने एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले भी वो क्लास देख लेंगे कंप्लीट, तो आपका सारी चीज़ें रिवीजन भी हो जाएगा और जो है कंप्लीट आपकी तैयारी भी हो जाएगी। सर्टिफिकेट में एक भी नंबर वहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 1 से 2 दिन का टाइम मुझे और दीजिए, उतने में आपकी कंप्लीट जो है क्लास बन करके तैयार हो जाएगी और जल्दी ही वो क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।